हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काफ़ी ही महत्वपूर्ण साइंस का एमबीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग 80 जो ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी विज्ञान का वायरल प्रश्न है जो आपके 18 फरवरी के दिन आएगा साइंस के एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग या फिर सेकेंड सीटिंग के एग्जाम में क्यों ना हो। और दोस्तों ये स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और इस बार 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों 80% अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना है ना तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराइए, देखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश का, आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, ठीक है। और दोस्तों नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैक्सवेल ने या फिर फैराडे ने या फिर एम्पेयर ने, और ऑप्शन डी में आपको फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ना, फैराडे ने की थी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ऑप्शन ए में आपको उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर समतल या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से बड़ा दिखता है। चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट जो बराबर होता है ना, ये 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न देख रहा है कि एथोनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सिट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों एथोनिक अम्ल को सामान्यतः जो है ना एसिटिक अम्ल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 5 या फिर 6 या फिर 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8। तो दोस्तों भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के जो है ना 7 सुर होते हैं, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, धीमी हो जाती है या फिर तीव्र हो जाती है या फिर बराबर हो जाती है या फिर अति तीव्र हो जाती है। तो दोस्तों वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की जो गति हो जाती है ना, धीमी हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8-9% जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन से, मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, जिसको हम लोग कॉपर का ऑक्सीकरण कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया और कोयला, ये तीनों जो है ना बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लेकिन ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के दिन संभावित प्रश्न है, यानी कि लड़ने की काफी गारंटी है, 100% गारंटी है। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना, एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न वायरल ऑब्जर्व प्रश्न है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर लकड़ी या फिर गोबर गैस या फिर ये सभी। तो दोस्तों जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया और गोबर गैस, ये तीनों जो है ना जीव जंतुओं से ईंधन प्राप्त है, ये सभी जो है ना जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना तो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, ललटन हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है कि प्रकाश स्रोत के उदाहरण होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पीला या फिर हरा या फिर नीला और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल। तो दोस्तों खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है ना लाल कलर का होता है। लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि लाल कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और इसका प्रज्ञान सबसे कम होता है। लाल रंग क्या होता है कि बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम लोग 1 वाट कहते हैं, जिसको हम लोग 1 डब्ल्यू कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है या फिर कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है ना क्या चीज होता है वही आप लोगों को बताना। तो प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है ना यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप सबको बता देते हैं लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ना मीटर इनवर्स होता है। इनके अलावा प्रति मीटर होता है और लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है, जो फेमस एसआई मात्रक होता है ना वो आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग डी से दिखाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना किसी भी सर्किट में तो उस समय में इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यूज होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यहाँ पे आप सब बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्राडे ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर एम्पेयर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों ये प्रश्न जो ना काफी महत्वपूर्ण है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ना फ्राडे ने की थी, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस में जो होता है ना क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिएगा उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है, किनारों की अपेक्षा क्या होता है बीच में मोटा होता है। और दोस्तों अवतल लेंस जो होता है ना ये आपका क्या होता है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। तो दोस्तों देखिएगा अवतल लेंस का जो आवर्धन m बराबर क्या होता है, u बाई v होता है या फिर u भी होता है या u प्लस v होता है या फिर v बाई u होता है। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं लेंस के केस में जो आवर्धन का मान होता है ना धनात्मक होता है। तो दोस्तों m बराबर क्या होता है, v बाई u होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोले दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या फिर वक्रता त्रिज्या जो होता है ना उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी की दोगुनी होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो होता है ना उत्तल लेंस होता है। और दोस्तों ये उत्तल लेंस यानी कि जो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है और हमारे आंख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो कॉर्निया या फिर आइरिस या फिर रेटिना या फिर पुतली। तो दोस्तों मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है ना, तो उसको हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो थ्योरी आधारित बेस्ड होता है ना, ये चुंबकीय प्रेरण पर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के जो स्रोत है ना, नाभिक के विखंडन है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा 26वां प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और दोस्तों लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, प्लस की जगह माइनस होता है लेंस सूत्र में। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराया कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों टिंडल का प्रभाव जो देखा जा सकता है ना, जंगल में देखा जा सकता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराया कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों तारे रात के समय में जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रात के समय में जब हम लोग तारों को देखते हैं तो तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते, बल्कि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देख पाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे परत होते हैं और ये सभी परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इन्हीं कारणों से, और ये अपवर्तनांक क्या होता है प्रति क्षण बदलते रहता है। इन्हीं सभी कारणों से क्या होता है कि रात के समय हमें तारे जो है ना टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कराए कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों हमारे आंख यानी कि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना रेटिना पर, कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और वस्तु से छोटा बनता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराया कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि यहाँ पे आप सबको आई का मान प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आई बराबर जो होता है ना QIT होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे Q यानी कि आवेश जो है ना 120 कूलम दिया हुआ, तो 120 कूलम को यहाँ पे टी 1 मिनट में यहाँ पे टाइम जो है ना मिनट में दिया होता है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और इन यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं, कुंडली यानी कि जो क्वाइल होता है इसमें ना तो प्लस ना तो और ना ही माइनस का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों देखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी जो है ना स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। C6H12O6 जो होता है ना ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे दी विट्सन में, या फिर शुक्रवाहिका में, या फिर विट्सन में, और ऑप्शन डी में आपका दे शुक्राशय में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो मोचन होता है ना शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत के
अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका त्वचा कैंसर या फिर मोतियाबिंद या फिर उत्परिवर्तन या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों ओजोन परत के अवक्षेप से जो बीमारी होती है ना, त्वचा कैंसर होती है और मोतियाबिंद होती है और उत्परिवर्तन होती है, यानी कि इनमें से सभी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये ओजोन परत जो होता है ना, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना, O3 होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, अब 36% क्या कराए कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो दोस्तों अनुवांशिक के गुणों का जो संदेश होता है ना, DNA के अणु में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप सबको बताना है कि एक नर हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एड्रेनलिन या फिर थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये एस्ट्रोजन जो होता है ना, एक प्रकार का नर हार्मोन होता है, यानी कि मेल हार्मोन होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको विषण में या फिर गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होते हैं ना, इसका जो निर्माण होता है ना, विषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39% क्या कराए कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अरस्तु को या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को या फिर रॉबर्ट हुक को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 40वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए में आपको प्रासरण के द्वारा या फिर चालनी नलिकाओं के द्वारा या फिर विरसन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है ना, किसके द्वारा होता है, वही आप सबको बताना है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विरसन के द्वारा होता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन। अब आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 40वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर केवल 1। तो दोस्तों मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है ना, 2 होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे आप सब बताना है कि कौन जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे अगर सभी ऑप्शंस को चेक करें तो जिनमें से ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ CH3COOH, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनके अलावा HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4, ये सभी जो है ना प्रबल अम्ल होता है। इसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 43वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न ये कराए कि कार्बन है। तो दोस्तों कार्बन एक प्रकार का जो है ना अधातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो दोस्तों जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक एडज्वाइनिंग होता है ना, तो इसमें में क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, 45वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी जीव की जीनित संरचना कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी जीव की जो जीनित संरचना कहलाता है ना, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको हरा पौधा या फिर मैडक या फिर ग्रास होफर या फिर सर्प। तो दोस्तों मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीय उपभोक्ता है ना, सर्प यानी कि सांप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं, प्रश्न ये कराए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड में आयरन की कमी से जो होने वाला एक रोग होता है ना, कौन सा रोग होता है, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों कवक जो होता है ना, ये मृतजीवी पोषण के द्वारा, मतलब मृतजीवी जीव के शरीर से एक पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 49वां प्रश्न क्या कराएगा, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में आपको वसा या फिर एंजाइम या फिर हार्मोन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ना, एक प्रकार का
पादप हार्मोन होता है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, आप लोग को पता होगा, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो दोस्तों मानव में जो डायलिसिस थैली होता है ना, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 प्रश्न क्या कर रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो दोस्तों भोजन का पचना जो है ना, यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, या फिर इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं 52 प्रश्न क्या कर रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको किण्वन या फिर बौनापन या फिर मधुमेह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में एडज्वाइनिंग होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में निषेचन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सरसों या फिर गुड़हल या फिर पपीता, और ऑप्शन डी में आपको दे मटर। तो दोस्तों एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है ना गुड़हल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 54 प्रश्न क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमीबा में या फिर ईस्ट में या फिर मलेरिया में या फिर पैरामेसिया में। तो दोस्तों मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है ना ईस्ट में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम लोग मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर मीठा जल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, जिसका नाम क्या होता है, मादा एनोफिलस होता है। ठीक है, ये जो पनपता है ना, कौन सा जल में पनपता है, ये जो है ना गंदा जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 56 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर एक्सोस्फीयर में या फिर आयनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में। तो दोस्तों जो ओजोन परत पाई जाती है ना, या वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, ये जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको उत्पादक या फिर उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता या फिर सूक्ष्मजीव। तो दोस्तों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाला जो होते हैं ना, उसको हम उत्पादक कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिएगा प्रश्न ये है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ना ऊर्जा का वाहक है और ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है। यानी कि ये क्या चीज है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये जो है ना ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक और ऊर्जा का सिक्का, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग AgCl कहते हैं, ये जो है ना श्वेत कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 61 प्रश्न क्या कराए कि समीकरण CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एक टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ना मतलब एक बड़ा अणु टूट करके जो है ना 2 या 2 से छोटे उत्पाद में बट जाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प से प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रभावित करते हैं ना तो फेरस ऑक्साइड बनता है जिसको हम लोग Fe3O4 कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पीएच का जो रेंज होता है ना 7.0 से लेकर के 7.8 तक के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग को बता देते हैं रिलैक्सेन या फिर एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड में जो शर्करा का जो स्तर होता है कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन जो है ना आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों आयनिक यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों आयन होते हैं तो उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे। तो जिनमें से ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है CaCl2, यह एक प्रकार का जो है ना आयनिक यौगिक के उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 66वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यह भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गत वर्ष में यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न MBBI है, जिनमें से 18 फरवरी के दिन बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो दोस्तों गोल्ड ये जो होता है ना ये ऑक्सीजन यानी कि हवा के संपर्क में आने से इसमें जंग नहीं लगता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराया कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना को जो ना 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है। ये जो है ना शुद्ध सोना नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल यानी कि एटमोस्फियर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होता है ना लगभग 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस होता है ना नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है ना H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह है ना सिंगल बॉन्ड COH है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 71% क्या करा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ओजोन का अनुसूत्र कितना होता है, O3 होता है, जिनमें से एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है 3 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना जो आवर्तों की जो संख्या होती है 7 आवर्त होते हैं। और दोस्तों आवर्त सारणी में जो वर्गों की जो संख्या होता है ना 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पर जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है ना कितना है वही आप लोग को अब बताना है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या ना 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 10 के पावर 10 मीटर, या फिर 10 के पावर -11 मीटर, या फिर 10 के पावर -12 मीटर, या फिर 10 के पावर -13 मीटर। तो दोस्तों 1 पिकोमीटर जो है ना ये 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एथनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों एथनॉल का जो क्रियाशील मूलक होगा ना सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ कहलाते हैं ना अभिकारक यानी कि प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहलाते हैं। और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के जो फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है ना उसको हम लोग प्रोडक्ट या फिर प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों
देखिएगा यहाँ पे जो साधारण नमक होता है ना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो दोस्तों बायोगैस जो है ना, यहाँ पे क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ CH4, जिसको हम लोग मीथेन कहेंगे, यह एक प्रकार का जो है ना बायोगैस है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक रहा है कि पोटेशियम यानी कि के की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है ना, उन्हीं से इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग 80 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपका दोस्त यार है ना, जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से वीडियो शेयर किया जाएगा, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।